हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सीडीपी के 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, ठीक है। और हिंदी में भी लगभग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके। अब हम लोग इंग्लिश पर स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, आराम से करिएगा। और बिल्कुल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है वही क्वेश्चन हमने इसमें रखे हुए हैं। और ये जो क्वेश्चन है आज वाले प्रैक्टिस सेट में ये है जो आपका पेपर 2023 में 20 अगस्त को हुआ था ऑफलाइन, उसके है क्वेश्चन। इसके बाद हम 2024 वाले भी जो जनवरी में हुआ था उसके भी करवा दें, ठीक है। तो करिए आराम से। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस करके करेंगे हम सभी लोग क्वेश्चन समझते हुए। पहला क्वेश्चन है हमारा असर्शन और रीजन वाला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए प्लान फॉर इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग मस्ट बी क्रिएटेड बाय ए लैंग्वेज टीचर। रीजन क्या है? देयर इज ए डाइवर्सिटी इन लर्नर्स इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज। असर्शन में कहते हैं कि जो है एक टीचर को जो अपना प्लान करना चाहिए पढ़ाने के लिए बच्चों को, उसमें इंडिविजुअल का ध्यान रखना चाहिए। मतलब व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखते हुए प्रत्येक बच्चों की सीखने की क्षमता को उसमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग के लिए उसको ध्यान देना चाहिए। रीजन में कहते हैं देयर इज डाइवर्सिटी इन लर्नर्स इन द लर्निंग ऑफ न्यू लैंग्वेज। एक नई भाषा को सीखने में जो लर्नर्स होते हैं उनमें अलग अलग डाइवर्सिटी होती है। कोई बहुत धीमे सीखता है, कोई बहुत फास्ट सीखता है, और कोई जो ऐसा भी होता है जो मीडियम सीखता है। जैसे मान लीजिए मेरी क्लास है, इसमें लगभग 40 स्टूडेंट है। मैंने मान के चलते हैं कि इसमें मान लीजिए 40 स्टूडेंट है। क्या सभी स्टूडेंट की सीखने की क्षमताएं समान होगी? नहीं समान होगी। प्रत्येक की जो है क्षमता वो अलग अलग होगी और प्रत्येक बच्चा अलग अलग प्रकार से सीखता है। इसलिए हमारे जो दोनों हैं वो सही हैं। हमसे पहले करने का आप लोग प्रयास किया करें, ठीक है। वीडियो देखते टाइम आंसर लगाने का प्रयास करें कि इसका आंसर क्या हो सकता है, तब दोनों सही है। लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं बन रही है। ऊपर बात की जा रही है इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग की, नीचे बात की जा रही है लर्नर्स में डाइवर्सिटी से रिलेटेड। तो सही तो दोनों है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए बी इज आवर राइट ऑप्शन, ठीक है। बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बहुत आराम से करेंगे, धीरे धीरे, ठीक है। जो भी क्वेश्चन ना समझ में आए उसको पूछ लेना। इन विच मेथड डज द लर्नर्स फर्स्ट लैंग्वेज मीन्स मदर टंग प्ले ए सेंट्रल रोल इन टीचिंग। निम्नलिखित में से किस मेथड में जो है जो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, जो मातृभाषा है, सबसे ज़्यादा सेंट्रल रोल करती है, ठीक है। मतलब प्राइमरी रोल जो है अदा करती है। वो कौन सा मेथड है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, टास्क बेस्ड लर्निंग, डायरेक्ट मेथड। तो देखिए जो हमारी मदर टंग होती है, ठीक है, मदर टंग जो होती है हमारी मातृभाषा होती है, उसका यूज सबसे ज़्यादा किस मेथड में होता है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में। इस मेथड में क्या होता है? इस मेथड में हम लोग ग्रामर के माध्यम से जो है ट्रांसलेट कर करके अपने मातृभाषा में सीखते हैं। जैसे ट्रांसलेशन शब्द आया, जैसे कौन सी लैंग्वेज का? इंग्लिश लैंग्वेज का है। अब मुझे अगर इसका ट्रांसलेशन आता है, ठीक है, कि इसको हिंदी में क्या कहें, जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी में है, तब ट्रांसलेशन की हिंदी क्या होती है? अनुवाद। ग्रामर, व्याकरण, अनुवाद, विधि, इसकी हिंदी हो गई आके। तो जो मातृभाषा है हमारी वो GTM, इसको शॉर्ट में GTM भी कहते हैं, ठीक है। GTM मेथड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। देखिए जिसने भी अगर मैराथन क्लास ना की हो वो क्लास कर ले जाके इंग्लिश वाली, उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिल्कुल आपके एग्जाम में, ठीक है। सभी प्रकार के क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी है और मीडियम क्वेश्चन भी हैं, जैसे कि पेपर में पूछे जाते हैं सभी टाइप के क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को करते हैं। चेतन्स फर्स्ट लैंग्वेज वाज भोजपुरी सिंस अराइविंग इन तमिलनाडु ही नो लॉन्गर स्पीक्स भोजपुरी एंड ओनली स्पीक्स इंग्लिश विद द नेटिव्स व्हेन द न्यू सेकेंड लैंग्वेज रिप्लेस। सेकेंड लैंग्वेज रिप्लेस कर रही है, ध्यान करो कुछ, द नेटिव लैंग्वेज। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोड मिक्सिंग
सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म, कोड स्विचिंग बाइलिंगुअलिज्म। मैं आपको समझा देता हूँ हिंदी में। एक चेतन नाम का लड़का है, वो बिहार में रहने वाला था, बिहार का मतलब भोजपुरी बोलता था। वो जाके तमिलनाडु में रहने लगा। अब वो तमिलनाडु में भोजपुरी नहीं बोलता है और वो जहाँ तमिलनाडु के जो लोग हैं उनके साथ वो इंग्लिश में बात करता है उनके साथ। अब उसकी जो सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, ठीक है, L2 सेकंड लैंग्वेज क्या है इंग्लिश। अब इंग्लिश तो उसकी बढ़ने लगी, लेकिन जो उसकी मातृभाषा थी L1, ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज मातृभाषा, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी, क्योंकि जिसका हम यूज करते हैं वो चीज़ हमारी ज़्यादा मजबूत हो जाती है, जिस चीज़ का हम यूज नहीं करते हैं वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती चली जाती है। तब यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज को रिप्लेस कर रही है। बताइए कौन सा ये उदाहरण होगा। आई होप जिसने भी मैराथन क्लास की होगी उसने सभी ने आंसर अपना अपना कर लिया होगा। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन, सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। जब सेकेंड लैंग्वेज के प्रयोग से फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो कमज़ोर हो या रिप्लेस होती चली जाए पूरी तरह से, ठीक है, तब उसको कहते हैं सब्ट्रैक्टिव बाइलिंगुअलिज्म। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना, ठीक है, कम होना। कौन कम हो रहा है? फर्स्ट लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स ए प्री रीडिंग एक्टिविटी। मतलब छात्रों को पढ़ाने से पहले क्या एक एक्टिविटी हो सकती है। बताइए, आप क्लास में गए, आपको पढ़ाने से पहले आपको क्या करना चाहिए। छात्रों को आपको कोई चैप्टर पढ़ाना है तो आपको क्या करना चाहिए। आस्किंग लर्नर्स टू समराइज द टेक्स्ट यूजिंग ए प्रिडिक्शन टास्क, टीचिंग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, यूजिंग पैराफ्रेजिंग टास्क। क्या करेंगे आप। देखिए, प्री रीडिंग है, पढ़ाने से पहले। अब मान लीजिए आपको चैप्टर पढ़ाना है, किसी भी टॉपिक पर पढ़ाना है, साइंस से रिलेटेड कोई चैप्टर है, ठीक है। तब पहले तो जो साइंस से रिलेटेड चैप्टर है उससे पहले चैप्टर पर गो थ्रो करने से पहले आप उसकी समरी दे दीजिए, ठीक है। लर्नर्स को उसके बारे में मेन पॉइंट जो है उनकी समरी बता दीजिए, जिससे बच्चों को एक ओवरव्यू मिल जाएगा और जब आप पढ़ाएंगे तब उनकी बहुत समझ में आएगा। इसलिए हमको सबसे पहले प्री रीडिंग में बच्चों को पढ़ाने से पूर्व पहले किसी भी चीज़ की हमको समरी जो है प्रोवाइड करा देनी चाहिए। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए, जो भी लोग इस क्लास को देखते हैं प्लीज़ कमेंट कर दिया करें कैसी क्लास है, तभी तो हमको पता चलेगा, ठीक है। तो सभी लोग जो भी क्लास को देखते हैं क्लास के बारे में कमेंट करके प्लीज़ हमें बता दिया करें, रिव्यू करें क्लास को। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिमेडियल टीचिंग। अब बताइए, रिमेडियल टीचिंग को पढ़ाया था। रिमेडियल टीचिंग क्या होती है। व्हाट इज रिमेडियल टीचिंग। प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस, showing sympathy to backward students, providing performance extra marks to improve, giving extra attention to gifted children। जो भी बच्चा शुरू से हमसे पढ़ रहा होगा उसने आंसर कर दिया होगा बहुत जल्दी। रिमेडियल का मतलब सीधा ही होता है जो बच्चा है वो वीक है, अभी इसकी कोई कमी है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा है जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आती है, पैडागोजी हमने इसको पढ़ा दी, पहले तो हमने समझ लिया कि अच्छा इसको इंग्लिश पैडागोजी नहीं आती, फिर हमने उसकी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए हमने उसकी थोड़ी मदद कर दी, सपोर्ट दे दिया, हमने उसको पढ़ा दी। तो जो मदद हम करते हैं बच्चे की पढ़ाने में, ठीक है, जिस भी विषय में जो भी उसको सपोर्ट चाहिए होती है उसे ही कहते हैं रिमेडियल टीचिंग। इट इज कॉल्ड रिमेडियल टीचिंग। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। सिंपैथी तो आपको कभी देनी है, निगेटिव वर्ड है। अच्छा, आप लोग बताना कमेंट में क्या इंग्लिश के, ठीक है, इंग्लिश के जो निगेटिव पॉजिटिव वर्ड हैं क्या वो हमको करवाने चाहिए कि नहीं करवाने चाहिए। सभी लोग हमको कमेंट करके बताएंगे, जिससे आप इंग्लिश में भी पहचान लें देखते ही घर। जैसे आपको मैंने पैडा उसमें करवाया CDP में, उसी प्रकार से हमको करवाने चाहिए कि नहीं करवाने चाहिए, सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 6, असर्शन एंड रीजन। ये ट्रेंड बहुत है। असर्शन, इंग्लिश इज एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। इंग्लिश इज टॉट एज ए फॉरेन लैंग्वेज इन इंडियन स्कूल्स। बताइए। तब कल वाली क्लास ध्यान कीजिए, मैराथन क्लास मैंने आपको बताया था जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट OLA था वो कब आया था 1963।
इसमें एक बात कही गई थी, जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी भारत की वो कौन सी? हिंदी। ठीक है, हिंदी। कौन से संविधान का आर्टिकल था? 343(1). और इसकी एक सहायक राजभाषा कौन थी? AOL, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज कौन थी? इंग्लिश। जो कौन से आर्टिकल में रखी गई थी? 343(2). तो भाई ये तो ट्रू हो गया, बिल्कुल सही बात है। इंग्लिश जो है वो एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी है, जो कि संविधान के आर्टिकल 343(2) में रखी गई है। एज ट्रू। अब क्वेश्चन हमारा रीजन पर फंसता है। रीजन में जो है, जो भारत में जो इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, हमारे जो स्कूल चल रहा है इनमें एज ए सेकेंड लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है। ठीक है, और फॉरेन लैंग्वेज भी है, लेकिन तो इसका जो आंसर है वो आंसर इसका तो होना चाहिए, वैसे मेरे हिसाब से तो इसके जो है, इसका जो आंसर है वो बी होना चाहिए। बोथ एंड आर ट्रू। फॉरेन लैंग्वेज भी है, लेकिन स्कूलों में पढ़ाई किस रूप में जाती है जब वो पढ़ाने बैठते हैं? जैसे अगर हमारे यहाँ जैसे हिंदी उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जब पढ़ाई जाती है इंग्लिश, तो सबसे पहले फोकस किस लैंग्वेज पर होता है? मदर टंग पर, हिंदी पर। उसके बाद इंग्लिश को प्रेफरेंस दिया जाता है। तब इस क्वेश्चन के लिए जो इसका आंसर होगा, फॉरेन लैंग्वेज ना होकर सेकेंड लैंग्वेज होगा। फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग, सेकेंड लैंग्वेज क्या हो गई? हमारी इंग्लिश हो गई। इसलिए जो इसका आंसर है वो ए है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आयोग ने ए ही वाला माना है। पहला तो सही है, वो तो हम लोगों को भी पता है, लेकिन जो रीजन वाला है इसको गलत माना है। इंग्लिश जो है वो सेकेंड लैंग्वेज है। ये आप याद रखना, ठीक है, नोट डाउन कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट वाला है सर्किल कर लो, नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टर नहीं? ये भी क्वेश्चन मैंने मैराथन क्लास में सेम कराया है। बताइए भाई। लैंग्वेज इज सिम्बोलिक, लैंग्वेज इज स्टेटिक, लैंग्वेज इज सोशियल, लैंग्वेज सिस्टमेटिक। कौन सा नहीं होगा? 3 होंगे, एक नहीं होगा, तो कौन सा नहीं है बताइए? देखिए, याद कर लीजिए, लैंग्वेज कभी भी स्टेटिक नहीं होती। जो लैंग्वेज होती है वो डायनेमिक होती है। ठीक है, डायनेमिक। डायनेमिक जो भाषा होती है वो हमेशा गतिशील होती है। क्यों? क्योंकि भाषा में नए नए जो शब्द होते हैं वो ऐड होते रहते हैं, इसलिए जो भाषा होती है वो कभी भी स्थैतिक नहीं होती, स्थिर नहीं होती, वो हमेशा गतिशील होती है। सिम्बोलिक है, सिम्बोलिक तो ही सिंबल्स के माध्यम से तो लिखते ही हैं, जैसे इंग्लिश को लिखा गया रोमन सिंबल्स में। ठीक है, सोशल जो लैंग्वेज होती है वो सामाजिक है, जिससे हम बातचीत करते हैं, तो सामाजिक भी है, सोशल भी है। सिस्टमेटिक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी एट रैंडम भाषा को कहीं से भी शुरुआत करने। सभी भाषाओं का एक अपना निश्चित प्रॉपर सिस्टम होता है जिस प्रकार से वो गवर्न की जाती हैं। तो लैंग्वेज आंसर हमारा बी। तो इसकी एक्सप्लेनेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है प्लस एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन क्या है? लैंग्वेज स्टैटिक होती है और हमेशा स्टैटिक ना होकर कैसी होनी चाहिए? डायनेमिक। स्टैटिक कभी भी नहीं होगी। असर्शन एंड रीजन, ये एक ही सेट के क्वेश्चन है, समझ लीजिए। ये सेट है अगस्त 20 अगस्त 2023 वाला। तीसरा क्वेश्चन है ये असर्शन एंड रीजन में। अब आप बताइए, 3 क्वेश्चन तो अभी आ चुके हैं असर्शन एंड रीजन वाले, कितने में थे आउट ऑफ 15? 15 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन 1/5 क्वेश्चन में आते हैं ये असर्शन एंड रीजन वाले। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको लाइटली मत लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रमोटिंग स्टूडेंट्स टू रिकॉल प्रीवियस नॉलेज इज इम्पोर्टेंट। रीजन, रिकॉलिंग द प्रीवियस नॉलेज हेल्प्स स्टूडेंट कनेक्ट द नॉन नॉलेज टू द न्यू नॉलेज। मतलब हमको प्रमोट करना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि जिससे वो अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसको वो याद कर सकें। ठीक है, कुल मिला के कहना ये है कि बच्चों को पढ़ाते समय इनकी प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर हमको पढ़ाना चाहिए, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। रीजन ये है। तो बिल्कुल सही बात है। आप कहीं भी स्टार्ट करें, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, तो बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको जोड़कर पढ़ाइए। यही हमारी एनसीएफ कहती है कि बच्चों को जो भी आप पढ़ाएं वो उनकी जो प्रीवियस नॉलेज है, जो स्कीमेटा है, उससे आप जोड़कर पढ़ाइए।
तब इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्यों? ऊपर भी बात किसकी की गई है, प्रीवियस नॉलेज की, और नीचे भी बात की गई है। ठीक है, तो ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। A teacher asked student to look at the four musical instruments in the picture and discuss why they are used in different musical contexts. Choose the cognitive skill that match this activity. मतलब ये है, एक पिक्चर है, इसमें चार जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं। ठीक है, चार चार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बच्चे से कहा गया है कि इन सभी को देखो और ये बताइए कि अलग अलग जगह पर अलग अलग क्यों बजाए जाते हैं। हारमोनियम की जगह पर बीड़ा नहीं बजा सकते हैं। ठीक है, गिटार नहीं बजा सकते हैं, गिटार की जगह पर हारमोनियम नहीं बजा सकते। ये अलग अलग क्यों बजाए जाते हैं, सभी का अलग अलग यूजेज क्या है। तो एक कौन सी जो हमारी है वो कोग्निटिव स्किल्स है। हम सेपरेशन करना सीख रहे हैं, चीज़ों में अंतर करना सीख रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, एनालाइजिंग, कंपोजिंग, रीजनिंग, इमेजिंग। इमेजिंग तो नॉनसेंस है, इमेजिंग तो होगा नहीं। देखिए, जब चार चीज़ें हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट हम सभी को अलग करना देख रहे हैं कि भाई बीड़ा कहाँ पर बजाया जाता है, हारमोनियम कहाँ पर बजाया जाता है, फ्लूट कहाँ पर बजाई जाती है, सभी के यूजेज क्या क्या हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम एनालिसिस कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10। When a monolingual speakers move from formal to informal modes of speech within the same spoken or gestured idea, they are engaging in code mixing, code switching, dialects, sociolinguistics। बताइए, मोनोलिंगुअल मतलब जो होता है, जो लोग एक भाषा बोलते हैं। देखिए, मोनो माने एक, मोनो माने एक, वन, बाई माने दो, बाईलिंगुअल होता है, बाई माने टू। अब पोली माने होता है मैनी, बहुत सी, POLY, पोली, पोली माने मैनी। तो मोनोलिंगुअल का मतलब है एक भाषा बोलने वाला एक व्यक्ति है। ठीक है, पहले वो तो फॉर्मल बोलता रहा, बाद में फिर उसने जंप कर दिया, डायरेक्ट इनफॉर्मल बोलने लगा। लेकिन भाषा उसने चेंज नहीं की। अगर हिंदी बोलता है तो हिंदी बोल रहा होगा, क्यों, मोनोलिंगुअल है, एक ही भाषा है। अगर इंग्लिश बोल रहा है तब इंग्लिश ही बोल रहा होगा। बट उसने क्या चेंज किया, उसने फॉर्मल से इनफॉर्मल में चला गया। पहले फॉर्मल बोलता है फिर इनफॉर्मल। तो इसको आप क्या कहेंगे, कोड मिक्सिंग कहेंगे, कोड स्विचिंग कहेंगे, डायलेक्ट्स कहेंगे, सोशियो लिंग्विस्टिक कहेंगे। तो इसको हम कहेंगे कोड स्विचिंग। कर लिया होगा आपने। कोड मिक्सिंग क्या होता है, चलिए आपका क्विक रिवीजन करा दें। कोड मिक्सिंग जब होता है जब हम आंसर जो है अलग अलग लैंग्वेज को मिलाकर बोलते हैं। जैसे पहले मैंने स्टार्ट करता था क्लास में, शुरुआत करता था इंग्लिश से। जैसे, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय अकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंग्लिश प्रैक्टिस सेट पेपर फर्स्ट। पहले मैं इंग्लिश में बोलता था, बाद में हिंदी में बोलने लगता था। तो स्टार्ट किया इंग्लिश से, आ गए हिंदी में। ये भी क्या हो गया, कोड स्विचिंग हो गया। समझे रहे ना। या मैंने हिंदी से शुरुआत की, मैं इंग्लिश में आ गया, तो ये तो हो गया कोड स्विचिंग, स्विच कर जाना। अब अगर क्या हो, अगर मैं हिंदी, इंग्लिश और हिंदी को पैरेलल बोलूँ, साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश को एक साथ यूज करूँ। जैसे, यह मेरी क्लास बहुत बेस्ट है, तब इसमें मेरी क्लास जो है हिंदी भी है इंग्लिश भी है, मिक्स करके मैं बोल रहा हूँ, मिला के बोल रहा हूँ, तब हो जाएगा कोड मिक्सिंग। यहाँ पर जब एक भाषा से दूसरी भाषा में जंप किया जाए, चाहे वो फॉर्मल से इनफॉर्मल जाना हो, जंप करना हो, तब उसका आंसर होगा कोड स्विचिंग। एक कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें जब पेपर में बैठे हों। सोशियो लिंग्विस्टिक्स क्या होता है, सीख लीजिए इसको। सोशियो लिंग्विस्टिक क्या है, ये ब्रांच ऑफ लैंग्वेज विच डील्स विद रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्वेज। जो भाषा की वो शाखा जो
सोशियो माने सोसाइटी, जो समाज और भाषा के, ठीक है, समाज व भाषा, सोसाइटी व लैंग्वेज के रिलेशन को बताती है, स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं सोशियो लिंग्विस्टिक्स। आया हुआ ये भी क्वेश्चन है कि व्हाट इज सोशियो लिंग्विस्टिक्स, ए ब्रांच ऑफ लैंग्वेज दैट डील्स विद रिलेशन बिटवीन सोसाइटी एंड लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड सोशियो लिंग्विस्टिक्स। क्वेश्चन नंबर 11, चिल्ड्रंस इनफॉर्मल इंटरेक्शंस, फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स विद अदर्स इन देयर कम्युनिटी आर बेस्ड देयर यूज ऑफ विच फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। बताइए, जो बच्चे हैं उनकी इनफॉर्मल इंटरेक्शन, आपस में मतलब बातचीत कर रहे हैं बच्चे अपनी सोसाइटी में, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, कम्युनिटी में, तो इस प्रकार की जो लैंग्वेज के कौन से प्रकार में आएगी, ये लैंग्वेज का कौन सा प्रकार है बताइए। देखते ही घन कर दो, लैंग्वेज को हम सोसाइटी में यूज कर रहे हैं तब क्या होगा, एकोमोडेशन, एसिमिलेशन, लैंग्वेज सोशलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि इससे ऊपर वाले ही क्वेश्चन में हमने पढ़ा था लैंग्वेज इज सोशल, लैंग्वेज इज सोशल, जो भाषा है वो सामाजिक होती है, जो जिसका हम समाज में प्रयोग करते हैं, इसलिए भाषा सामाजिक होती है। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, इन द केस ऑफ वोकेबलरी यूज, ग्रामर प्रोवाइड्स ए पाथवे फॉर लर्नर्स। वोकेबलरी यूज करने के लिए ग्रामर जो है वो कौन से पाथ को जो है बच्चों के लिए प्रोवाइड कराती है, ठीक है, लर्नर्स के लिए। तो क्या कौन सा पाथ प्रोवाइड कराती है, कंबाइन लेक्सिकल आइटम्स इनटू मीनिंगफुल एंड कम्युनिकेटिव एक्सप्रेशंस, रिटेल लिसनिंग इनपुट्स इनटू ओरल आउटपुट, ड्राफ्ट फॉर्मल पीसेस ऑफ राइटिंग इन हाइयर क्लासेस, स्पीक इन फॉर्मल सिचुएशंस विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड कॉन्फिडेंस। तो देखिए, कल हम लोगों ने लेक्सिकल वर्ड पढ़े थे, लेक्सिकल वर्ड पढ़े थे, कंटेंट वर्ड हैं, साइट वर्ड हैं, वे वर्ड होते हैं जिनका अपने आप में मीनिंग होता है। हम बात कर रहे हैं वोकेबलरी को यूज करने के लिए, तो जो लेक्सिकल कंटेंट होता है वो हमारे लिए वोकेबलरी प्रोवाइड कराता है, ठीक है, जिसका एक निश्चित मीनिंग होता है, मतलब होता है, और जिसको हम बातचीत करने में, अपने आप को एक्सप्रेशन करने में यूज करते हैं। तो ए इज आवर राइट ऑप्शन। ए टीचर बिलीव्स दैट फ्री राइटिंग will help her students to strengthen their language skills. Free writing can be understood as writing. बताइए फ्री राइटिंग क्या होती है। कल हमने एक इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया था, मैराथन क्लास में बताया ना आप। अब करिए कि फ्री राइटिंग जो है वो क्या होती है, आप किस चीज़ को फ्री राइटिंग समझेंगे, कहेंगे दैट इज टेकन फ्रॉम एनी फ्री सोर्स, जो किसी भी फ्री सोर्स से ली गई हो। दैट इज बेस्ड ऑन फ्री ड्राइंग, जिसकी ड्राइंग जो है किसी भी प्रकार से की गई हो। दैट इज बेस्ड ऑन नोटिंग डाउन एवरीथिंग दैट कम्स टू माइंड विदाउट कंसर्न फॉर रूल्स। दैट इज प्लानिड एंड रिटन फॉर ए फ्री सोर्स विद ए फोकस एंड कंसर्न ऑन ग्रामेटिकल रूल्स। मतलब जो भी राइटिंग है, ठीक है, जो भी हमने लिखा, जो भी प्लान किया है, वो फ्री सोर्स से ली गई है, और उसका ग्रामेटिकल रूल्स की कंसर्न की जाती है कि ग्रामेटिकल रूल सही होने चाहिए। देख, फ्री क्यों कहा गया है, राइटिंग तो राइटिंग होती, फ्री क्यों कहा गया, फ्री का मतलब होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामर के रूल से कोई मतलब नहीं है। जैसे जब बीएससी करते हैं या कोई भी हम जैसे कोर्स करते हैं, प्रोफेशनल कोर्स वगैरह हो, कुछ भी हो, तब वहाँ पर जो फोकस किया जाता है, फोकस आपका ग्रामर पे नहीं होता, फोकस होता है आपके एक्सप्रेशन पर, कि आप जो बोल रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो क्या सही है कि वो गलत है, कुछ भी आप अगर कर रहे हैं। इसीलिए इसको फ्री राइटिंग कहते हैं। फ्री का मतलब है आपके माइंड में जो भी आए, कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, लिख डालो, पता नहीं वो नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, ग्रामर से कोई मतलब नहीं, सेंटेंस गलत है या कुछ भी है, ठीक है, तो लिखना इम्पोर्टेंट है।
इसलिए फ्री राइटिंग होती है। फ्री का मतलब ये है। तो दैट इज नोटिंग डाउन एवरीथिंग दैट कम्स टू माइंड। इसको हम ब्रेन स्टोर्मिंग भी कहते हैं विदाउट कंसर्न फॉर रूल्स। सो सी इज आवर राइट ऑप्शन। द स्टेप्स टू द राइटिंग प्रोसेस। बताइए राइटिंग प्रोसेस की कौन कौन सी स्टेप होती हैं। एक स्टेप इसमें होती है, बताइए कौन सी होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है। द स्टेप्स टू राइटिंग प्रोसेस, इसका मतलब है जो हमारी राइटिंग प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होती है। तो आई थिंक 5 या 6 थे पॉइंट, जिनमें लास्ट वाला पॉइंट था फाइनलाइजिंग या पब्लिशिंग, और फर्स्ट वाला पॉइंट आप बताइए कौन सा था। आप कहाँ से राइटिंग प्रोसेस शुरू करेंगे। ध्यान कीजिए जल्दी से जल्दी। मैराथन क्लास में कौन से थे 5 पॉइंट्स। पहला कौन सा था, बिगिन विद पब्लिशिंग, पहले पब्लिश कर देंगे, अरे ये तो लास्ट का है। एंड विद माइंड मैपिंग, माइंड मैपिंग करेंगे बाद में करेंगे, पहला नहीं है ये। बिगिन विद ब्रेन स्टॉर्मिंग, सबसे पहले हम विचार लाएंगे, सोचेंगे विचारेंगे कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। जैसे कि क्या होगा अगर भारत से कोल ख़त्म हो जाए, कोयला ख़त्म हो जाए, तो कैसे जो है हमारी इकोनॉमी रन करेगी, कैसे हमारी सोसाइटी रन करेगी, और कैसे कैसे हमारे लाइफ पर जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले जो बच्चा है लिखने के लिए, कोई भी इंसान, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है। इसीलिए ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है फर्स्ट फर्स्ट स्टेप है। और लास्ट वाली स्टेप जो होती है वो होती है फाइनलाइजिंग या पब्लिशिंग। तो सी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, रीडिंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर रीडिंग डेली न्यूज़पेपर। बताइए जो आप लोग पर डे पढ़ते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके लिए हम कौन सी टेक्निक अपनाते हैं पढ़ने की। एक्सटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग, डिटेल्ड रीडिंग, स्कीमिंग, क्या करते हैं। अब मुझे कोई ये बताए कि आप लोग न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते। जैसे पहले न्यूज़पेपर को खोला, कि आप वर्ड बाय वर्ड लास्ट तक सभी सभी चीज़ें पढ़ते जाते हो कि अपने मतलब की चीज़ पढ़ते हो। ऐसा तो कोई भी इंसान नहीं है जो न्यूज़पेपर को वर्ड बाय वर्ड फर्स्ट वर्ड से लेके लास्ट वर्ड तक पढ़ता हो। अपने काम काम की चीज़ें पढ़ लेते हो। कोई स्पोर्ट्स वाला पेज पढ़ता है, कोई मूवी से रिलेटेड पढ़ता है, कोई केवल फ्रंट पेज पढ़ता है, हेडलाइंस पढ़ता है। सभी अलग अलग प्रकार से पढ़ते हैं। कोई इंटरनेशनल वाला पेज पढ़ता है, ठीक है। तब जो है इस स्टाइल को क्या कहते हैं, इस स्ट्रेटजी को क्या कहते हैं, इस स्ट्रेटजी को कहते हैं स्कीमिंग। स्कैनिंग क्यों नहीं होगा। स्कैनिंग हमने बताया था आपके लिए जब हम सारी चीज़ को पढ़ें, ठीक है, फर्स्ट वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक अगर हम न्यूज़पेपर को जल्दी से जल्दी देखते चलें कि जे 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 क्या होगा क्या होगा, और फिर अपने काम की चीज़ हमको मिल जाए जहाँ पर, वहाँ पर रुक जाएं, तब उसको स्कैनिंग कहेंगे। लेकिन जब हमने पहले की हेडलाइन पढ़ी कि अच्छा आज भारत में क्या हो रहा है, ठीक है, ये चीज़ पढ़ ली, या फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पेज पलटा, आगे हम गए, फिर आगे हमने पढ़ा, ठीक है, कोई देश विदेश से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ ली कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है, तो ये हमारे लिए दूसरी न्यूज हो गई। तो ये हम स्कीमिंग कर रहे हैं। ये सीधे सीधे एग्जाम्पल देखिए आया हुआ है कि न्यूज़पेपर पढ़ना कौन सी स्ट्रेटजी में आएगा, वो स्कीमिंग। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, ए टीचर ऑफ क्लास 6 engage her students in a pre-reading activity. This will help the। अब ये आंसर क्वेश्चन इससे पहले आपको लग रहा है ऊपर हो चुका था, लेकिन ऊपर केवल था प्री रीडिंग एक्टिविटी किस चीज़ को कहेंगे, उससे मिलता जुलता ही ये क्वेश्चन है। ये क्या कहते हैं, ये टीचर ऑफ क्लास 6 इंगेज हर स्टूडेंट्स इन ए प्री रीडिंग एक्टिविटी। एक टीचर हैं, ठीक है, अध्यापक हैं, वो एक 6th क्लास का बच्चा है, उसको प्री रीडिंग पढ़ाने से पहले एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर देते हैं या इन्वॉल्व करते हैं। वो क्या हो सकती है, दिस विल हेल्प, इससे क्या मदद मिलेगी, क्यों ऐसा किया जा रहा है। टीचर इन समराइजिंग द टेक्स्ट, क्या वो समराइज कर रहा है केवल टेक्स्ट को। टीचर टू कनेक्ट द टेक्स्ट विद द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द लर्नर। टीचर जो है वो बच्चे को जो टेक्स्ट से जोड़ रहा है उसकी प्रीवियस नॉलेज से। जैसे आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मान लीजिए
सीडीपी का हमने एग्जाम्पल लिया कि आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम और मोटिवेशन। मोटिवेशन एंड लर्निंग, इन दिनों में रिलेशन क्या होता है। तब इससे पहले हमने आपके लिए रिकॉल करा दिया कि जल्दी से जल्दी बताइए बच्चों, अधिगम क्या होता है, लर्निंग क्या होती है बिफोर गोइंग ऑन लर्निंग एंड मोटिवेशन। तो प्रीवियस नॉलेज से इसलिए जोड़ा जाता है, तो यहाँ पर जो बच्चे को उसकी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ा जा रहा है, सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन शुरुआत में पूछे जाते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं, बच्चों को इसकी प्रीवियस नॉलेज से जोड़ने के लिए। A person who is fluent in many different languages is called a bilingual speaker, polyglot, monolingual speaker, linguist। एक व्यक्ति है जो फ्लुएंटली बहुत ज़्यादा तेजी से, ठीक है, वो एक से अधिक बहुत सी भाषाएं जो है वो बोल सकता है। हिंदी भी बोल सकता है, इंग्लिश भी बोल सकता है, तमिल, तेलुगु, मलयालम डॉट डॉट डॉट, ठीक है, वो बहुत सी लैंग्वेजें बोल सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? बाइलिंगुअल स्पीकर कहेंगे, पोलीग्लोट कहेंगे, मोनोलिंगुअल कहेंगे। मोनोलिंगुअल का तो मैंने अब तक आपको मतलब बना दिया। मोनो माने एक, मोनो वर्ड कहीं भी आपको मिल जाए पूरे स्टडी में, पूरी पढ़ाई में मोनो माने वन होता है, कहीं भी हो। और बाई माने दो, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें तो एक की बात की जा रही है, मोनो की। बोल रहा है मैनी लैंग्वेज। लिंग्विस्ट होता है भाषाविद, एक वो व्यक्ति जो भाषाओं को बोलता है उसको भाषाविद कहते हैं। इसमें बहुत सी भाषाओं की बात की जा रही है तो उसको हम कहते हैं पोलीग्लोट। बी, लोग अक्सर डी लगाएंगे लेकिन बी है इसका सही आंसर, क्योंकि पोली माने मैंने आपको क्या बताया था, पोली माने होता है मैनी। कहीं भी वर्ड मिल जाए, चाहे साइंस में मिल जाए, हिस्ट्री में मिल जाए, पोली माने मैनी। पोलीग्लोट, पोलीमर, ठीक है। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। पॉलीथीन, क्वेश्चन नंबर 18। गीतिका, ए क्लास 6 स्टूडेंट इज नॉट वाले भाई क्वेश्चन को सर्किल कर लिया करो। गीतिका, ए क्लास 6 स्टूडेंट इज नॉट एबल टू प्रोनाउंस ए फ्यू words properly. The teacher provides her individual attention and helps her by using various strategies. In Vygotsky's view, this kind of support is, एक जो लड़की है उसको जो है कुछ वर्ड हैं उनको वो प्रोनाउंस नहीं कर पाती है, अच्छे से वो बोल नहीं पाती है, ठीक है। क्लास 6 में पढ़ती है, इंग्लिश के कुछ वर्ड हैं उनको बोल नहीं पाती है। और तब जो टीचर उसके हैं वो उस पर एक स्पेशल अटेंशन देते हैं कि भाई मान लीजिए कोई मंजू नाम की लड़की है जो बोल नहीं पाती है, ठीक है, मंजू नाम की लड़की है, टीचर उस पर स्पेशल अटेंशन देती हैं कि क्यों नहीं बोल पाती, क्या बात है। गीत का है वैसे यहाँ पर इसका नाम। तब लेव वाइगोत्स्की ने इसकी मदद करने के लिए जो टीचर उसकी मदद कर रही है, इस मदद को क्या कहा है? ये नाट है, ये नाट यहाँ पर सर्किल मत करिए क्योंकि ये वो वाला नाट नहीं है, निगेटिव नहीं है। निगेटिव वाला जो नाट होता है वो पीछे होता है क्वेश्चन के, ये शुरुआत में है, तो निगेटिव वाला नहीं है। ये तो इसलिए है कि वो कुछ वर्ड का प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पा रही। तब गीतिका की जो मदद की जा रही है, इस मदद को हम कहेंगे इसके फोल्डिंग, पाड़ मचान ढांचा। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। इसके फोल्डिंग कैसी मदद होती है? टेम्परेरी हेल्प, ठीक है, ये भी याद रखना, टेम्परेरी होती है, ठीक है, अस्थायी तौर पर की गई मदद। क्वेश्चन नंबर 19, इफ देयर इज ए स्टूडेंट विद विजुअल डिफिशियंसी, एक बच्चा जिसको दिखाई कम देता है, इन ए क्लास विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज मस्ट बी फॉलोड बाई द लैंग्वेज टीचर। तो आप एक लैंग्वेज के टीचर हैं तो आप कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे जिससे बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाए? उसको दिखाई कम देता है, ठीक है, विजुअल डिफिशियंसी है। इन्फॉर्मिंग द अथॉरिटीज़ फॉर अरेंजिंग स्पेशल टीचर फॉर हर, हम जो अथॉरिटी है स्कूल वगैरह उसको इन्फॉर्म करेंगे कि इनके लिए एक स्पेशल टीचर लगा दो।
ट्रीटिंग हर नॉर्मली एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल, उसको हम नॉर्मली ट्रीट करेंगे, ठीक है, जैसे सभी बच्चों को करते हैं। बस इतना है कि उसको अगर देखने में प्रॉब्लम है तब हम किसी चीज़ का उसको लिए ऑडियो प्रोवाइड करा दूंगा, इतनी मैं हेल्प करूंगा। इग्नोरिंग हर, मैं इसको इग्नोर कर दूंगा, कहूँगा मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है, पढ़ना पढ़ो, नहीं कोई मतलब नहीं, मैं इग्नोर करूँगा। एक्सक्यूजिंग फॉर हर फॉर परफॉर्मिंग लोअर देन अदर्स, दूसरे बच्चों से उसकी कम परफॉर्मेंस होने के लिए मैं उसको ब्लेम करूँगा, बहाने उसके बताऊँगा, ठीक है, वगैरह वगैरह की बातें करूँगा। तो देखिए इग्नोरिंग वो है कैसा निगेटिव वर्ड है, कट कर दो, इग्नोर कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, ऑप्शन बी, ठीक है, ट्रीटिंग हर नॉर्मली एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट थ्रू ऑडियो मटेरियल, सो बी इज आवर राइट ऑप्शन, बी होगा, ठीक है, बी की जगह पर 6 लिख गया था, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ए लैंग्वेज टीचर assesses the learning and progress of each child of his class by collecting information by conducting various language activities and tasks given to them. This type of assessment is, एक लैंग्वेज के टीचर हैं, ठीक है, तो वो बच्चों की जो है लर्निंग और प्रोग्रेस को असेस करना चाह रहे हैं, किसके द्वारा, उसके जो है जो वो है वेरियस एक्टिविटीज करवाते हैं, जैसे टेस्ट करवा लिए, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के टेस्ट वगैरह ले लेते हैं, पहेलियाँ पूछ लेते हैं, ये काम कर रहे हैं। तो इस दिस टाइप ऑफ असेसमेंट, इस प्रकार के असेसमेंट को आप क्या कहेंगे, ये ऑन गोइंग है, क्लासरूम के दौरान है, क्लासरूम के दौरान टीचर ऐसा कर रहे हैं, जो ऑन गोइंग होता है, ठीक है, ऑन गोइंग होता है क्लासरूम के दौरान, उसको हम कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, ये रचनात्मक मूल्यांकन है, ठीक है, ये पॉजिटिव होता है, फॉर्मेटिव वाला निगेटिव, समेटिव वाला सॉरी निगेटिव होता है, फॉर्मेटिव वाला पॉजिटिव होता है। देखिए ऑन गोइंग का मतलब होता है क्लासरूम के दौरान, पढ़ाई के दौरान, एक होता है सत्रांत, ठीक है, इंड में जो किया जाता है, जैसे आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, इसमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आपके गलत भी होंगे क्वेश्चन, सही भी होंगे, तब जो अभी आपका जो फाइनल जिस दिन इवेल्युएशन होगा, सीटेट का जो रियल एग्जाम होगा 7 जुलाई को, वो तो फाइनल होगा, वो तो आपका समेटिव असेसमेंट होगा। अभी जो आपको बीच बीच में मैंने मान लीजिए आपका टेस्ट ले लिया कि बताइए 30 क्वेश्चन में से आपने कितने कर पाए, या क्लासरूम में मैंने आपके जो टेस्ट लिए, ये सब क्या, ये रचनात्मक है, इसके लिए मैं आपको फीडबैक भी प्रोवाइड कराऊंगा कि अभी आपके इसलिए क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, अभी आपकी कॉन्सेप्ट कमजोर है, ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्लियरिटी अभी आपको कम है, तब मैं आपको फीडबैक दे रहा हूँ। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो बच्चों को फीडबैक प्रोवाइड कराई जाती है, और क्लासरूम के दौरान मतलब पढ़ाई के दौरान ये होता है। एनईपी 2020 ने फॉर्मेटिव असेसमेंट को बढ़ावा देने की बात भी कही है। सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। एक क्वेश्चन के माध्यम से कम 4 क्वेश्चन नए तैयार करने की कोशिश करिए। A teacher of grade 7 has to evaluate the writing skill of her learners. Which of the following should be the objective of the test items developed by her? एक मतलब ग्रेड 7, ठीक है, 7th क्लास के बच्चे हैं, उनकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के, राइटिंग स्किल को इवेल्युएशन करने के लिए एक अध्यापिका है, वो ऑब्जेक्टिव बनाती है, तो उसके टेस्ट लेने के पीछे जो है क्या ऑब्जेक्टिव होगा, वो क्यों इस चीज़ को चेक करना चाह रही थी, वो बच्चों की किस चीज़ को चेक करना चाह रही है, कि कुल मिला के क्वेश्चन ऐसे समझ लीजिए, कक्षा 7th के बच्चे हैं, उनका अध्यापिका जो है वो लिखने की क्षमता का वो है इवेल्युएशन करना चाह रही है, तो वो किस प्रकार से अच्छी प्रकार से उनका इवेल्युएशन कर सकती है, कैसे कर सकती है, इसके लिए उसे क्या ऑब्जेक्टिव अपनाने चाहिए। द लर्नर जी एबल टू टेक डिक्टेशन, क्या बच्चे जो है वो सही से इमला लिख लेते हैं, ऐसे करें। द लर्नर इज एबल टू डिस्क्राइब ए करेक्टर ओरली, जो करेक्टर हैं उनको वो ओरली एक्सप्लेन कर लेती है। ओरली की अब बात हो रही रिटर्न की, तो ये तो होगा ही नहीं 100%।
द लर्नर इज एबल टू एक्सप्रेस आइडियाज़ कोहेरेंटली एंड सिस्टमेटिकली। यही सही है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो अपने आइडियाज़ को हैं, जो व्यूज़ को हैं, वो अच्छी प्रकार से टू द पॉइंट होकर लिखने में समर्थ हैं। 7th क्लास में अगर आ गए हैं और सिस्टमेटिक वे में एक प्रॉपर अपना आंसर लिखते हैं, तो अध्यापिका को, टीचर को इस चीज़ को चेक करना चाहिए। बच्चों की स्किल, राइटिंग स्किल के अंतर्गत बच्चों की एक्सप्रेस कोहेरेंटली एंड systematically, so C is our right option. Question number 22। देखिए, एक दो क्वेश्चन में आपको जो है डाउट हो जाता होगा, समझ में भी नहीं आता, कोई बात नहीं, धीरे धीरे टाइम, ठीक है, सब सही हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारा पहला ही तो प्रैक्टिस पेपर चल रहा है। धीरे धीरे करके सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। After reading the text, the teacher has to engage her grade 6 students in post reading। अभी तक दो क्वेश्चन हमने किए प्री रीडिंग के, अब हम करेंगे पोस्ट रीडिंग के, पढ़ने के बाद। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन करे थे पढ़ने से पहले। एक्टिविटी फॉर इनहेंसिंग रीडिंग कंप्रिहेंशन, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क शुड सी सिलेक्ट। उसको कौन सा टास्क सिलेक्ट करना चाहिए पोस्ट रीडिंग के लिए, ठीक है, पढ़ाने के बाद में। गिविंग डिक्टेशन ऑफ द वर्ड्स दैट दे रीड इन द टेक्स्ट। बच्चों से कहे कि जो भी तुमने टेक्स्ट पढ़ा है, ठीक है, उससे रिलेटेड डिक्टेशन लिखी है, ठीक है, डिक्टेशन ऑफ द वर्ड, वर्ड की डिक्टेशन लिखी है, इमला लिखी है। आस्क स्टूडेंट टू राइट 7 to 8 सेंटेंसेस अबाउट व्हाट दे हैव रीड। बच्चों से कहे कि कम से कम 7 से 8 लाइनें लिख के दिखाओ, जो भी तुमने अभी तक पढ़ा है, जो भी तुम्हारे माइंड में रह गया है। या क्या, आस्क स्टूडेंट टू मेमोराइज, स्टूडेंट से कहे मेमोराइज करो। राइट द मीनिंग्स ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उनकी मीनिंग लिखो केवल। दैट कम एकरास, जो अचानक आ जाते हैं। वाइल रीडिंग ए टेक्स्ट, जो टेक्स्ट को पढ़ते समय, ठीक है, जो अचानक वर्ड जाते हैं, कठिन भी हैं, उनको याद करो और उनकी मीनिंग लिखो। क्या ये करना चाहिए पोस्ट रीडिंग, पढ़ने के बाद में। मान लीजिए कोई एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, उसको पढ़ाया गया, उसके बाद में क्या करना चाहिए। आस्क स्टूडेंट टू कॉपी द क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम द बोर्ड इन देयर नोटबुक्स। स्टूडेंट से कहे जो क्वेश्चन है उनको कॉपी कर लो और जो आंसर इनके वो बोर्ड से लिख लो। तो ये तो आप समझ ही गए, ये तो नहीं होगा। तो क्या होगा, तो सबसे अच्छी चीज़ है, अगर आपने बच्चों को कोई एक मान लीजिए चैप्टर पढ़ाया, आप बच्चों से कहो कि अब आपने जब पूरा चैप्टर पढ़ लिया, तब आपके माइंड में जो भी चीज़ें रह गई हैं, ठीक है, उसकी या तो समरी लिखवा लो, या उनसे समरी ना लिखवा कर 7 से 8 या 10-15 लाइनें लिखवा लो। जिससे आपके बच्चों की जो रिसेप्टिव पावर है, रिटेंशन पावर है, उसका आपको पता चल पाएगा। देखो, मेमोराइज तो कुछ कराना ही निगेटिव है, तो ये भी गलत हो गया। सी डी तो ऐसे ही गलत हो गया। तो क्या बचा, बी, ठीक है, बी वाला 7 to 8 लाइन्स, आप उनसे 7 से 8 लाइन लिखवा कर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। Peer review is understood as an important strategy for improving students' writing process. The purpose of peer review is to, जो peer review है, ठीक है, उसको एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजी समझा जाता है। किसके लिए, राइटिंग की प्रोसेस के लिए, लिखने की प्रक्रिया के लिए। तो ये इसका पर्पज क्या है, व्हाट इज पर्पज ऑफ पीयर रिव्यू। इनकरेज इन फाइंडिंग फॉल्ट्स इन देयर पीयर्स, अपने जो पीयर्स हैं, समूह साथ वाले, उनकी केवल गलतियों को फाइंड आउट करना। ऑफर फॉर्मेटिव फीडबैक टू देयर पीयर्स विच फर्दर हेल्प देम टू इम्प्रूव देयर ड्राफ्ट। उनके जो फॉर्मेटिव फीडबैक हैं, जो उनकी फीडबैक हैं, जो गलतियां उनके बारे में उनको बताना, समझाना, जिससे कि वो आगे जो है इस प्रकार की गलती ना कर पाएँ, करें, और उस चीज़ को, अपनी चीज़ को ठीक कर लें कि हमारी मिस्टेक कहाँ पर है। जैसे अभी आप लोग मान लीजिए कोई भी 2 लोग हैं जो ग्रुप में अपने सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो एक पहले वाले ने जो सीटेट का पेपर किया, दूसरे वाले ने कहा भाई तू मेरी ज़रा चेक कर पेपर, दूसरे ने पहले वाले को दिया। अब दोनों एक दूसरों की गलतियों को छांट रहे हैं
और फिर बता रहे हैं कि देखिए ये गलती तुमने इसलिए यहाँ पर करी, अब आगे मत करना, पेपर में मत करना। तो ये इसका फायदा होता है पीयर असेसमेंट का। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 24, becoming a skilled reader requires learning to less reason about written material using knowledge from everyday life and from disciplined fields of study. So it can be said that skilled reading is, बताइए जो स्किल्ड रीडिंग होती है वो कैसी होती है? लर्निंग टू रीजन, क्वेश्चन यहाँ से पकड़ो, लर्निंग टू रीजन, लर्न तो करना, इसके पीछे रीजन क्या है? मैं क्यों किसी चीज़ को लर्न करूँ, मैं क्यों किसी चीज़ को सीखूँ, इसके पीछे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या, मतलब क्या है? इस प्रकार की आप बात कर रहे हैं तो सीधी बात है, डिकोडिंग से तो कोई लेना देना ही नहीं, आप काट ही देंगे। एक्सटेंसिव रीडिंग की बात नहीं हो रही है, तो किसकी बात हो रही है? कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, रचनात्मक। यह है रचनात्मकवाद की बात होती है कि भाई लर्निंग टू लर्न, हमको क्यों लर्न करना है, क्यों सीखना है। जब हम रीजन की बात करें तब जो होगा वो क्या होगा? वो कंस्ट्रक्टिविज्म की बात होगी, रचनात्मकवाद की बात होगी। तो बी इज आवर राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, ये नेगेटिव वाला क्वेश्चन, इज नॉट ट्रू फॉर मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए क्लासरूम रिसोर्स। जो मल्टीलिंगुअलिज्म है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नॉट वाला है। टीचर्स रिस्पेक्ट द डाइवर्स लिंग्विस्टिक कल्चर ऑफ द क्लास, जो टीचर है वो जो डाइवर्स लिंग्विस्टिक मतलब जो अलग अलग भाषाओं के बच्चे हैं, अलग अलग जो कल्चर है उसका सम्मान करता है। सही बात है, करना भी चाहिए। 3 सही होंगे, ये गलत होगा। लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिविएशंस आर सीन एज ए टूल्स, ठीक है, फॉर लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग के लिए हमको एक रिसोर्स के रूप में लेने चाहिए, टूल्स के रूप में लेने चाहिए, ये भी बात सही है। टीचर गिव अपॉर्चुनिटी फॉर द इंटरेक्शन इन द क्लास पीयर्स, ठीक है, जो टीचर है उसको बच्चों को इंटरेक्शन करने के लिए अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, ये भी बात सही है। तो डी गलत ही होगा। डाइवर्स लैंग्वेज ऑफ चिल्ड्रन आर नाइदर, नाइदर हम टोलरेटेड नॉर यूज्ड इन, जो बच्चों की जो अलग अलग भाषा, अलग अलग कल्चर है, हम उसको टोलरेट नहीं करेंगे, ठीक है, और ना ही उसका यूज करने देंगे। तो ये बात हम मल्टीलिंग्विज्म से रिलेटेड होकर गलत बता रहे हैं। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। क्यों सही है? क्योंकि क्वेश्चन गलत है, नकारात्मक क्वेश्चन है, इसलिए इसका नकारात्मक आंसर होगा डी इज आवर राइट ऑप्शन। बहुभाषावाद क्या कहता है? मल्टीलिंगुअलिज्म, कि आपको भाषावाद को बढ़ावा देना है। देखिए जो चाहे इंग्लिश की पैडागोजी हो, हिंदी की पैडागोजी हो, बिल्कुल सेम है, बस ट्रांसलेशन हो जाता है। हिंदी में यहाँ पर बहुभाषावाद होता है, तब आप पहले हिंदी वाली कर लीजिए, बाद में इंग्लिश वाली कर लीजिए, जिससे आपको थोड़ा ट्रांसलेशन भी मदद मिल जाएगी। वैसे तो मैं बाइलिंगुअल आपको बता ही रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, ये टीचर ऑफ क्लास 5 provide such opportunities of assessment where students decide to for themselves whether their progress or language use in good or not. This type of assessment is referred to as, मतलब एक टीचर है क्लास 5 के लिए अपॉर्चुनिटीज ऑफ असेसमेंट वेयर स्टूडेंट डिसाइड देम सेल्फ। अच्छा, देम सेल्फ, देखिए केवल एक वर्ड से आंसर करो, देम सेल्फ, स्वयं से। जो टीचर है वो क्लास 5 का वो बच्चों को ऐसे अवसर देता है कि वो स्वयं से अपना सेल्फ असेसमेंट करें, सेल्फ असेसमेंट करें, स्वयं का असेसमेंट करें, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट की बात की जा रही है कि उनकी प्रोग्रेस हो रही है भाषा में कि नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस अच्छी है या खराब है, तो सेल्फ है, देम सेल्फ माने स्वयं होता, तो सेल्फ असेसमेंट। इजी क्वेश्चन है, इजी भी आते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं टफ क्वेश्चन ही आते हैं। देखिए, द एबिलिटी टू थिंक अबाउट लैंग्वेज, थिंक अबाउट लैंग्वेज एज ए सिस्टम इज कॉल्ड, भाषा के बारे में सोचने को आप क्या कहेंगे? मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस, डिस्कोर्स एनालिसिस, बाइलिंगुअल अवेयरनेस, कंटेंट एनालिसिस। भाषाओं के बारे में बोलने की तो बात की नहीं गई, केवल सोचने की बात की गई है एक भाषा के बारे में। तो बाइलिंगुअल मोनोलिंगुअल से तो इसका कोई मतलब नहीं है, लेना देना।
तो इसको हम कहते हैं मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। अब ध्यान कीजिए, हमने मैराथन क्लास में आपको पढ़ाया था मेटा कोग्निटिव एबिलिटी। मेटा का मतलब होता है बियॉन्ड, इसके इतर जाना। तो भाषा के बारे में स्वयं ही सोचना कि जो मैं इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहा हूँ, सीख रहा हूँ, वो सही है, वो गलत है, कितनी अभी मैंने सीख पाई, कितनी नहीं सीख पाई, हमको और क्या क्या करने की ज़रूरत है जिससे कि मेरा स्कोर और इम्प्रूव हो जाए। तो मैं भाषा के बाद थिंक अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। मेटा कोग्निटिव एबिलिटी क्या होती है? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, अवेयरनेस अबाउट अवेयरनेस, किसी भी चीज़ स्वयं के बारे में जानकारी करना। इसमें भाषा के बारे में सोचने को कहा गया, इसलिए इसका आंसर ए है, मेटा लिंग्विस्टिक अवेयरनेस। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। बताइए भाई, साउंड की सबसे छोटी इकाई क्या है? मैराथन क्लास में पढ़ाई है, फोनीम, मॉर्फीम, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सीमेंटिक्स। चारों के बारे में भी मैंने पढ़ाया है। सिंटैक्स क्या होता है, सीमेंटिक्स क्या होता है। क्या होगा? साउंड, साउंड, फोन, ध्यान कीजिए मैंने कुछ बताया था, फोन, ठीक है, फोन माने साउंड होता है। तो साउंड की बात की जा रही है, तो इसका आंसर क्या होगा? फोनीम, ठीक है। अगर पूछा जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग, तब इसका आंसर होता मॉर्फीम। यहाँ पर आंसर होगा ए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29, बेन अराउंड 2 मंथ्स, 2 महीने पुराना बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, बेबीज बिगिन टू मेक बोबिल लाइक नॉइजेस। वो जो बोबिल नॉइज है, आवाज़ें वो निकालता है, जैसे ओ, आ, ई, ऐसे बच्चे करते हैं, ई, ठीक है, ओ, या ऐसे भी कहते हैं आ की आवाज़ निकालना है, तो वो सुर ध्वनियाँ निकालने लगते हैं। एज ध्यान रखना, 2 महीने का है भी बच्चा, 6 महीने का नहीं, 2 महीने का। तो इसको क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, बेबलिंग, क्यूइंग, क्राइंग, टॉकिंग। क्राइंग तो शुरुआत में होता है जब जन्म लेता है, टॉकिंग अभी बात नहीं कर पाएगा, 2 महीने का बच्चा बात थोड़ी ना करने लगेगा। तो ये तो नहीं होगा सी डी। अब बी होगा, ए होगा या बी होगा? देखिए, जब बच्चा बिल्कुल छोटा है, 2 महीने का है लगभग, और ये सुर ध्वनियाँ निकाल रहा है, ऊ, ए, ई, आ, तब इसको हम क्यूइंग कहते हैं, ठीक है। अगर लगभग 6 महीने का हो जाएगा, जब वो कहने लगे मा, पा, ना, चा, ठीक है, तब उसको कहते हैं बेबलिंग, बड़बड़ाना। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, क्यूइंग करना। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। आराम से पढ़िए, मजे लेके, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट चैनल इज। आप ये बताइए, वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसके द्वारा आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हो। देखिए, 4 लैंग्वेज स्किल्स हैं, यल, यस, आर, डब्ल्यू। 2 तो रिसेप्टिव हैं, जिनको हम रिसीव करते हैं, जिनसे हम ज्ञान को रिसीव करते हैं अपने अंदर। 2 ऐसी जिनसे हम ज्ञान को निकालते हैं अपने बाहर की ओर। तो एक तो रिसेप्टिव पढ़ाई थी, ये प्रोडक्टिव पढ़ाई थी, या एक्सप्रेसिव पढ़ाई थी। तब बताइए कौन कौन सी होती है। तो देखिए, इस समय हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, ज्ञान हमारे अंदर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, रीडिंग कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? लिसनिंग भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, ठीक है। तब लिसनिंग और रीडिंग जो होती है, वो कैसी होती है हमारी? रिसेप्टिव, जिसके द्वारा हम रिसीव करते हैं, रिसेप्टिव, रिसेप्टिव, ठीक है, ग्रहणात्मक कौशल। और जिसके द्वारा हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, वो क्या होती है? स्पीकिंग और राइटिंग। सो डी इज आवर राइट ऑप्शन। चलिए, क्लास को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, सब्सक्राइब कर दें, और सभी लोग जो भी क्लास देखते हैं, कम से कम 1 लोग 10-10 लोग को शेयर कर दिया करें क्लास, ठीक है। इससे हमको बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता है, और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मेरी इसमें हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी के कहने पर वीडियो बस बना रहे हैं, ठीक है, कि आपका कहीं लॉस ना हो पाए। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, अगर ना किया हो, और क्लास को शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।